हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेश शर्मा और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज एक चैप्टर जिसका नाम है मनी। टर्म 1 की तैयारी करने के लिए अगर मैं आपसे बात करूँ इकोनॉमिक्स की तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो रही है। तो जिसको क्लियर करने के लिए आज मैं आपके साथ आया हूँ। मेरे कुछ बच्चे भी हैं जो कहते हैं भैया वीडियो बना लो। चलो आज देखते हैं वीडियो कैसे बनाते हैं। अपने को तो इतना नॉलेज है नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं आपको समझाने की। बस इतनी डैम श्योरिटी की बात है कि वो वीडियो देख लोगे तो चीज़ें सब ऐसे क्लियर हो जाएगी बहुत ही आसानी से। ठीक, आज आपको इसी वीडियो के अंदर मैं आपके न्यूमेरिकल्स और मैं बाकी चीज़ें भी आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, ये गेट लगा दो। तो चालू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले देखो, चैप्टर मनी को अगर आपको समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि मनी से पहले क्या था। मनी से पहले क्या था। जो हिंदी में पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स उनके लिए भी ये वीडियो है, जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। दोनों प्रॉपर तरीके से देखना, सब चीजें क्लियर हो जाएगी, सब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो चालू करते हैं हमारा पहला टॉपिक आज का, जो है हमारा बार्टर सिस्टम। को बुला रहा है क्या? बार्टर सिस्टम। किसी ने आपसे पूछा बार्टर सिस्टम क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, तो हम कहेंगे भैया बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें आप वस्तु से वस्तु का लेन देन करते हो। जिस सिस्टम में आप वस्तु से वस्तु का एक्सचेंज करते हो उस सिस्टम को बोलते हैं हम क्या? बार्टर सिस्टम। और हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वो प्रणाली जिसके अंदर आप वस्तु से वस्तु का लेन देन करते हो। तो इसे शॉर्ट में लिखोगे क्या? कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, आपसे किसी ने पूछा इसके बारे में कुछ और बताओ, तो आप बोलोगे भैया इसका दूसरा नाम है C2C इकोनॉमी। C2C इकोनॉमी। सी मतलब बेटा वो सी नहीं जो आप सोच रहे हो, इसका मतलब है कॉमोडिटी। क्या नाम है इसका? कॉमोडिटी। कॉमोडिटी मतलब वस्तु। बेटा हिंदी वालों को इंग्लिश में बताना चाहिए ताकि आप जो है आगे आगे किसी के सामने शाई फील ना करो या शेम फील ना करो, यार हम तो हिंदी पढ़े हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे वस्तु बनाने के बारे में तो आपको दो बातें रखनी है कि वह है सिस्टम जहां पे वस्तु से वस्तु का लेन देन कर दे, और जहां जिसका दूसरा नाम क्या है? C2C अर्थव्यवस्था। क्लियर? अब भाई बात क्या हुई, जैसे सिंपल सी बात है, जब आपकी पुरानी जीन्स खराब होती है आप नहीं पहन लेते हो तो ऐसे ही सीधा पहले इस सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जिस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने उस सिस्टम को हटाया। लेकिन आपसे अगर कोई पूछता है कि भैया क्या आज ही बार्टर सिस्टम है, तो आप उसे बहुत सुनहरा आंसर दोगे, हाँ भाई हाँ, आज भी हमारे देश में बार्टर सिस्टम होता है। आप बोलोगे कहाँ होता है, तो हम आपसे बताएंगे। अगर आप गौर से याद करो तो जो आपके घर पे टप लेके आता है और कहता कपड़े दे दो, तो वो बार्टर सिस्टम ही तो है। टप लिया और कपड़े दिए, तो ये क्या है? बार्टर सिस्टम। तो सीधी सी बात है, आज हमारे देश में बार्टर सिस्टम बहुत पिछड़े क्षेत्रों में भी है और यहाँ भी लोग कर ही लेते हैं। हाँ, लेकिन इतना नहीं है। इतना क्यों नहीं है? क्योंकि अब क्या आ चुकी है? करेंसी। क्या आ चुकी है बेटा? करेंसी। तो चालू करते हैं भैया बार्टर सिस्टम की कमियां। कि दूसरा क्वेश्चन आपके लिए जो आपके टर्म 1 के लिए है वो है ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स को बोलते हैं बेटा कि कमियां, कि इस सिस्टम में कमियां क्या थी। तो सबसे बड़ी कमी की अगर मैं बात करूं इस सिस्टम में तो वो थी क्या? डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। मतलब कि डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। हिंदी में बोलेंगे इसे आवश्यकता का दोहरा संयोग। अब ये आवश्यकता का दोहरा संयोग क्या होता है आपको अपने माइंड में याद रखना है। पहली बात जो टर्म 1 के लिए आएगी, डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, आवश्यकता का दोहरा संयोग, जो ये पॉइंट है, ये बार्टर सिस्टम को हटाने का सबसे बड़ा रीजन था। क्योंकि इसका मतलब होता है कि जब किसी भी लेन देन को करने के लिए हमें दो एस्पेक्ट की जरूरत हो, दो पहलुओं की जरूरत हो, और दोनों एक तरीके से तुक्का लग जाए। तुक्का मतलब हमने कहा कि सबसे बड़ी कमी थी कि हम अपना जो है दोहरा सहयोग पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे लेन देन नहीं हो पाए थे। कैसे भाई? मैंने बोला कि मेरे को भाई एक शर्ट चाहिए, तो मुझे उस सिस्टम में एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास शर्ट हो और जो उसको चाहिए वो मेरे पास भी हो। भाई कहाँ से ढूंढूं? ऐसा संयोग कहाँ से लाऊं? तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था और साथ में हम लेन देन भी नहीं कर पाते थे। इसी के कारण हमने सिस्टम को कहा इसे हटाओ, कुछ ऐसा जुगाड़ लाओ ताकि हमारा सारा काम हो जाए। दूसरा पॉइंट, लेकिन याद रखना बेटा, मैं आपको दोबारा बताया हूँ, पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि मेन रीजन क्या था बार्टर सिस्टम हटाने का, तो क्या बोलोगे? आवश्यकता का दोहरा संयोग। दूसरा पॉइंट,
लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू, मूल्य की इकाई का अभाव। अब पहले जमाने में भाई किसी भी चीज की वैल्यू भी डिसाइड नहीं कर पाते थे, किसी भी चीज की वैल्यू भी डिसाइड नहीं कर पाते। वैल्यू डिसाइड मतलब भाई मैं आपसे बोल दूं कि आज करेंसी नहीं है तो बताओ भाई आपकी शर्ट कितने रुपए की है, तो आप कैसे बताओगे, क्योंकि करेंसी तो है ही नहीं। आप बताओगे कि आपकी शर्ट इतनी है, आपकी शर्ट उतनी है। अब भाई एक तुक्का लगाने से खामखा किसी का एक का फायदा होगा और एक का नुकसान होगा। तो भाई सीधी बात है, पहले जमाने में आप किसी वस्तु की वैल्यू भी डिसाइड नहीं कर पाए थे कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो सीधी सी बात है, पहले जमाने में जब भी कभी प्रॉब्लम होती थी किसी भी चीज का मूल्य ज्ञात करने में, वैल्यू डिसाइड करने में, तो कौन सी प्रॉब्लम थी वो, मूल्य की इकाई का अभाव, मूल्य की इकाई का अभाव। अब तीसरा पॉइंट आता है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य के संचय का अभाव, मूल्य के संचय का अभाव। पहले जमाने में भाई लोगों को लेन देन करने में दिक्कत, लोगों को वैल्यू डिसाइड करने में दिक्कत, और साथ साथ लोगों को इकट्ठा करने में दिक्कत। भाई इकट्ठा कर लोगे, टूट फूट का डर, वस्तुएं कहां रखोगे इतनी सारी, भाई मन थी नहीं जो आप अपनी जेब में एटीएम में बैठ डाल लो। पहले जमाने में लेन देन में इतनी सारी समस्या आ रही थी, भाई कहाँ रखें वस्तुएं, कहाँ पे आटा दाल चावल गधे घोड़े कहाँ रखोगे, मैं बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई, गधे घोड़ों को रखोगे तो लड़ लेंगे आपस में। तो ये जो टूट फूट का डर था, ये जो खराब होने का डर था, इसके कारण हमने इन तीन चीजों को देखते हुए अपनी करेंसी को लाए। हमने कहा भाई ऐसे हमारा काम नहीं चलेगा। फिर एक कमी और आई, जिस कमी का नाम दिया हमने डेफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट, हिंदी में बोलते हैं इसे स्थगित भुगतान का अभाव, स्थगित भुगतान का अभाव। अब तुमसे पेपर में पूछेगा स्थगित भुगतान होते क्या है, तो आप याद रखना स्थगित भुगतान वो भुगतान होते हैं जिनको आपको भविष्य में करना होता है। कब करना होता है, भविष्य के बाद, मतलब भविष्य में। कैसे, भाई मैंने आपसे कहा सीधी सी बात है, आज आपको सपोज करो किसी को एडवांस देना है 3 महीने का, तो कैसे दोगे, तो आप बोलोगे भैया 500 मानो किराया, 3 महीने 1500 दे दिया। अब उस जमाने में किसी को 1 महीने के लिए दूध चाहिए, तो वो 3 महीने के लिए एक साथ निकाल लेगा दूध, दिमाग लगाना, खराब होने का डर है, वो लेगा ही नहीं, कह देगा नहीं मुझे इंटरवल में दो। तो उसमें कोई ऐसा फ्यूचर पेमेंट होती नहीं थी, जिसको देखते हुए हमने इन 4 कमियों को देखते हुए अपनी करेंसी इसको बार्टर सिस्टम को हटाने की कोशिश की। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, समझा दोगे कि भैया बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें वस्तु से वस्तु का लेन देन करते हो। लेकिन दोस्त बात आती है, आप टर्म 1 कैसे दोगे, इसमें से एमसीक्यू कैसे बनेंगे, तो पूछेंगे ऐसा कौन सा ड्रॉबैक था, ऐसी कौन सी कमी थी जिसकी वजह से मनी को लाया गया। तो सबसे बड़ी आप बोलोगे कि कमी थी हमारी कौन सी, आवश्यकता का दोहरा सहयोग। दूसरी कमी थी मेन कौन सी थी, मूल्य की इकाई का अभाव, लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू। और कोई पूछे ऐसी कौन सी समस्या थी जो वस्तु को स्टोर करने संबंधित थी, इकट्ठा करने संबंधित थी, तो कौन सी थी, हमारी मूल्य के संचय का अभाव। और कौन सी ऐसी समस्या थी जो भविष्य में भुगतान संबंधित थी, तो कौन सी थी बेटा, वो लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो भाई ये तो आपका रहा है कॉन्सेप्ट। इसके बाद आई मनी, क्योंकि जब देखा इतनी कमी आई है तो एक नया हमारे आगे भगवान शामिल हुआ, जिसको हमने नाम क्या दिया, मनी। तो आपसे कोई पूछता है कि भैया मनी क्या है, तो तुम में से कोई कहता है भैया 500 का नोट, कोई कहता है 1000 का नोट, तो कोई बच्चा बोलता है जिसपे भैया गांधी जी छपे हैं वो है हमारा करेंसी। लेकिन इसका कुछ ऐसा आपको आंसर देना है ताकि वो यहाँ सेट हो जाए और आपके यहाँ सेट हो जाए और पेपर में नंबर सेट हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक बात याद करनी है कि मुद्रा होती है सिर्फ और सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा सिर्फ क्या होती है, एक विनिमय का माध्यम। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज मनी, तो आप बोलोगे मनी सिर्फ और सिर्फ लेन देन का एक माध्यम है जिसकी सहायता से आप कोई भी लेन देन कर सकते हो। इज इट क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें से आपका एमसीक्यू बनना ही बनना है, 100% बनना ही बनना है। तो वो है आपका टॉपिक क्या, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति। अब मेरे भाइयों आपसे किसी ने पूछा मुद्रा की पूर्ति क्या होती है,
तो आप बोलोगे भैया मुद्रा की पूर्ति पहली बात ये होती है एक स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्या होता है ये? स्टॉक कॉन्सेप्ट, जिसे हिंदी में भी क्या बोलते हैं? स्टॉक अवधारणा। समझ में आया? दूसरी बात, इसे नापा जाता है एक निश्चित समय बिंदु पर। निश्चित समय बिंदु पर बोले तो एक परफेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर। दो बातें, मुद्रा की पूर्ति किसे कहते हैं भैया? आप बोलोगे भैया ये एक स्टॉक अवधारणा है जिसे आप मापते हो एक निश्चित समय बिंदु पर, एक बिल्कुल फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पर। दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात इसके लिए एमसीक्यू में पूछ सकता है इससे कि मुद्रा की पूर्ति बनती कैसे है। तो आप कहोगे कि भैया मुद्रा की पूर्ति को बनाने के दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो। मतलब मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट होते हैं। वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे भैया पहला कंपोनेंट है उसका देखा जाए तो M बराबर C प्लस डी। डी सी ये वो वाला सी नहीं है जो आप सोच रहे हो, मैं फिर बताऊंगा ये पढ़ाई वाला सी है, और ये डी नहीं है, ये है डी। डी डी क्या होता है, सी क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं बहुत आसान तरीके से। तो आप याद रखना कि बेटा जो इसमें सी दे रखा है और जो इसमें डी दे रखा है वो क्या है? तो सी को बोलते हैं हम करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। जनता के पास जो करेंसी है उसे बोलते हैं सी। तो यहां लिख देता हूं आपके रिमेंबरिंग के लिए कि सी मतलब जनता के पास करेंसी। और कोई पूछे इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। आपसे किसी ने पूछा डीडी क्या होता है, तो इसे बोलता है डिमांड डिपॉजिट, मतलब मांग जमा। अब दोनों के बारे में बिल्कुल डीपली डिस्कस करेंगे जो शायद ही आपको किसी और वीडियो में मिलेगा। आपसे किसी ने पूछा सी को एक्सप्लेन करो अच्छे तरीके से, जो पेपर में बिल्कुल डीपली क्वेश्चन पूछ सको ताकि आप अपने दोस्त को अटका सको। तो सीधी सी बात है, सी मतलब जनता के पास करेंसी। तो किसी ने हमसे पूछा जनता क्या है इसमें और करेंसी क्या है, तो हमने इस पॉइंट को दो हिस्सों में बांटा कि दो वर्ड यहां पे आ रहे हैं। पहला है करेंसी और दूसरा है पब्लिक। कि जनता के पास जो करेंसी है और जो जनता ये होती कौन है। तो याद रखना हमेशा बेटा, करेंसी का मतलब होता है द सम ऑफ नोट्स एंड कॉइन। जो करेंसी आज प्रचलन में है, जो करेंसी में मतलब जो नोट हैं और जो सिक्के हैं जो सरकार द्वारा लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर मतलब जो आज चल रहे हैं, उन करेंसी को बोलते हैं जनता के पास करेंसी। कोई डाउट? कोई डाउट? और बात आती है किसकी? पब्लिक की। पब्लिक कौन होती है इसमें? तो पब्लिक में इसमें दो चीजों को शामिल किया जाता है। नंबर वन इंडिविजुअल व्यक्तियों को, और नंबर दो बिजनेस फर्म्स व्यावसायिक फर्मों को। तो लोगों को पता होना चाहिए कि पब्लिक में शामिल किया जाता है दो जनों को। वो कौन कौन है? नंबर वन बिजनेस फर्म्स और नंबर टू आप क्या बोलोगे? इंडिविजुअल व्यक्तियों को। कोई डाउट? अब बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, ये मांग जमाएं क्या होती है। तो आप बोलोगे जिस करेंसी को आप बैंक से विड्रॉ कर सकते हो बाय चेक या डिपॉजिट कर सकते हो बाय चेक, उस करेंसी को क्या बोलते हैं हम? डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं उसको हम? डिमांड डिपॉजिट। इज इट क्लियर? तो आपके हिसाब से मनी सप्लाई क्लियर है? अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, और अगर नहीं है तो आप वीडियो एक बार और देखोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो था आपका मनी सप्लाई। एक टॉपिक बताना चाहूंगा जो पेपर में एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है कि भैया ये बताइए मेजरमेंट क्या होती है मनी की। मनी की मेजरमेंट क्या होती है? तो सीधी सी बात है, अगर मैं बात करूं आपसे, जिसे हिंदी में बोलते हैं माप, मुद्रा की पूर्ति की माप क्या होती है? जैसे आप अपने पैंट का नाप देते हो, शर्ट का नाप देते हो, कैप का माप देते हो, ऐसे ही लोग देते हैं मनी सप्लाई का मेजरमेंट। तो आपके सिलेबस में सिर्फ एक है जिसका नाम है M1। क्या है? M1। M1 की मेजरमेंट होती है बेटा C प्लस DD प्लस OD। सी मतलब जिसको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, डीडी मतलब जिसको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए किसके बारे में? ओडी के बारे में। और ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट, अन्य जमाएं। तो भाई साहब अगर आपसे कोई पूछता है अदर डिपॉजिट्स क्या होती है, तो आप बोलोगे भैया अदर डिपॉजिट्स। इसको बच्चों को बहुत क्लियर नहीं है, याद रखना, ये बच्चे से इग्नोर करते हैं, इसमें क्वेश्चन आएगा इस बार। तो अगर आपसे कोई पूछता है अदर डिपॉजिट क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया आरबीआई के पास जो पैसा रखा है। किसके पास रखा है? आरबीआई के पास जो पैसा रखा है, चाहे वो कमर्शियल बैंक रखे, चाहे वो कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई वित्तीय संस्था रखे, चाहे वो कोई
अलग से कोई वर्ल्ड बैंक रखे, IMF रखे, ये जितने भी पैसा हमारे RBI के पास रखते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, अदर डिपॉजिट्स। कोई डाउट? अन्य जमाए में क्या होता है, दोबारा बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो भी कमर्शियल बैंक अपना पैसा रख रहे हैं RBI के पास उसे बोलते हैं, इसमें हम उसे बोलते हैं जो कोई वित्तीय संस्थाएं बाहर वाली हमारे RBI का पैसा रख रही है, कोई वर्ल्ड बैंक मतलब कोई बाहर की कंट्री का बैंक रख रहा है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हम अदर डिपॉजिट्स। इज इट क्लियर? कोई डाउट? अब मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा बेटा, टाइप्स ऑफ मनी। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए टाइप्स ऑफ मनी क्या होती है, तो आप बोलोगे भैया मनी की तो सिर्फ दो टाइप होती है। वैसे होती तो बहुत तरह की है, लेकिन मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगा कि आपके माइंड में सेट हो जाए। तो आप बोलना मनी का पहला होता है टाइप फुल बॉडीड मनी। क्या होता है? फुल बॉडीड मनी। कॉपी खोलकर लिख लेना, पूर्ण काय मुद्रा। पूर्ण काय मुद्रा, फुल बॉडीड मनी। ये क्या होती है? तो हम आपको बोलना चाहेंगे पहले जमाने में क्या होता था कि एक 10 के सिक्के को बनाने के लिए 10 रुपए लगते थे। जब 10 रुपए के सिक्के को बनाने के लिए 10 रुपए लग रहे हैं, पहले आप बोलोगे भैया पहले उसका सिक्का था ही नहीं, तो लेकिन हम तो आज की करेंसी की बात करेंगे। अगर आज सपोज करो 10 की करेंसी को बनाने के लिए 10 रुपए लग रहे हैं तो ये होती है फुल बॉडीड मनी, पूर्ण काय मुद्रा। इज इट क्लियर? लेकिन भाई साहब लोग आशिक बहुत बड़े बड़े हैं, सिक्कों में छेद करके गले में पहनने लगे थे, नालियों में गिर जाते थे पैसे, तो जिससे सरकार को डबल नुकसान होता। नंबर 1 पैसा बनाने में नुकसान, नंबर 2 खो गया पैसा और नुकसान। तो सीधी बात है हमारी सरकार ने इसको हटाया और अपने देश में क्या करा, उन्होंने इस फुल बॉडी मनी को हटा के नई करेंसी बनाई जिसका नाम रखा क्या हमारे यहाँ पे, क्रेडिट मनी, साख मुद्रा। तो दूसरी कौन सी होती है मनी? साख मुद्रा। आपसे कोई पूछता साख मुद्रा क्या होती है, आप बोलोगे भैया जहां पे लिखा तो ज्यादा होता है और बनी कम में होती है। जिस करेंसी पे जो लिखा होता है मार्क वैल्यू होती है वो ज्यादा हो और जितने की वो बनी होती है वो कम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं उसको हम, क्रेडिट मनी, साख मुद्रा। इज इट क्लियर? तो आपको माइंड में कैसा रखनी है, अगर 10 का सिक्का 10 में बना हो तो फुल बॉडीड पूर्ण काय मुद्रा, और अगर 10 का सिक्का कम में बना हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, साख मुद्रा, क्रेडिट मनी। इज इट क्लियर? अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, आपने 500 का नोट देखा होगा, आपने 2000 का नोट देखा होगा, आपने 100 का नोट देखा होगा, आपने 50 का नोट देखा होगा और सिक्के भी आपने देखे होंगे। कंजूस आदमी जो, तो हम बात करते हैं सीधा कि जितने भी करेंसियां हमारी सरकार चलाती है जिस पे लिखा होता है सरकार द्वारा प्रत्याभूत, सरकार द्वारा गारंटीड, उन करेंसी को हम बोलते हैं फिएट मनी। क्या बोलते हैं? फिएट मनी। और हिंदी में बोलते हैं आदेश मुद्रा। वो सभी मुद्रा जो सरकार के आदेश चलती है उसे बोला जाता है क्या, आदेश मुद्रा। बोले तो फिएट मनी। अब आप बोलोगे भैया सारी सरकार की आदेश चलती है, तो मैंने आपसे कहा कि भाई एक काम करो, जिसपे अमिताभ बच्चन का फोटो छप रहा है वो लिया, उससे 5,000 रुपए ले लो मेरे से, तब ले लोगे? आप बोलोगे नहीं, तो मैंने आपसे सीधा कहा वो फिएट मनी नहीं है। या मैं आपको एक 2000 का चेक कार्ड पे दे दूं, आप बैंक में डाल लो, क्या पैसे मिल जाएंगे आपको? अगर भी पैसे नहीं हुए, आप बोलोगे नहीं मिलेंगे, तो वो भी हमारी फिएट मनी नहीं है। तो फिएट मनी कौन सी होती है? जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ऑर्डर से चलती है। दूसरी बात, दूसरी करेंसी आती है बेटा हमारी फिएट के बाद फिड्यूशरी मनी, जिसे बोलते हैं न्यास मुद्रा। क्या बोलते हैं? न्यास मुद्रा। ये कौन सी मनी होती है? तो आप बोलोगे ये वो मनी होती है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से नहीं चलती है, जैसे कि चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब जो आर्ट्स के बच्चे हैं उन्हें दिक्कत आ रही होगी, ये चेक और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं। तो बेटा क्या होता है, आज के जमाने में लोगों पे विश्वास नहीं है, हम क्या करते हैं, एक बंदे को कोई उधार देते हैं तो लिखवा लेते हैं कि भाई 3 महीने बाद जो उस बिल से हमें पैसे देगा, तो उस बिल को क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोल सकते हो आप। ये एग्जैक्ट नहीं, मैं तरह से आपको बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये सब मनी होती है आपकी कौन सी, फिड्यूशरी मनी, बोल तो न्यास मुद्रा। तो ये चैप्टर समझ में आया बेटा आपको। अब मैं इस चैप्टर को डिटेल में मात्र 1 मिनट में आपके माइंड में सेट करता हूँ। सबसे पहले जब आप रात को सोओगे तो एक बार वीडियो सुनना, देखना, अच्छी लगे तो बताना मेरे को। करने के बाद मन में रखना हमें पहले पढ़ना है क्या, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, फिर उसकी 4 कमियां, 4 कमियों के बारे में जो मैंने बताया एक बार सुन लेना। फिर तुरंत आपको पढ़ना मनी क्या थी, और मनी के बाद पढ़ना है क्या आपको, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई की 2 बातें, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है और निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। फिर तीसरी बात, ये मनी सप्लाई बनती कैसे है, ये 2 चीजों बनती है, C प्लस DD। C मतलब जनता के पास करेंसी और DD मतलब मांग जमाए। तीसरी बात,
अगर आपसे कोई पूछता है करेंसी का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे करेंसी का मतलब होता है नोट और सिक्के। और पब्लिक मतलब क्या होता है, जनता प्लस बड़ी बड़ी बिजनेस फर्में। फिर आपसे कोई पूछे मेजरमेंट, तो मेजरमेंट में सी प्लस डी तो याद है, ओडी और जोड़ दोगे। ओडी मतलब अन्य जमाएं, ये वो जमाएं होती है जो आरबीआई के पास पैसा रखा होता है, चाहे वो कमर्शियल बैंक का हो, चाहे वो किसी आईएमएफ का हो, चाहे किसी भी उसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा हो। और टाइप्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो कैसी लगी मेरे भाइयों आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे को जो है फॉलो सब्सक्राइब जो करना वो कर सकते हो, नहीं करना तो पहले पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, और जब टर्म 1 में नंबर आ जाएंगे तब कर देना, अपने को कोई ऐसा वर्डन नहीं है। अच्छा, एक लास्ट बात और बताना चाहूंगा जो आपके नॉलेज के लिए। कभी आपने किसी बड़े व्यक्ति को देखा है कि 5,000 10,000 रुपए वो सिक्के ले जाके किसी को पेमेंट कर रहा हो? कभी लगा है आपको? आप बोलोगे भैया ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है। तो अगर मैं आपको 10,000 रुपए की पेमेंट करूं सिक्कों से, तो आप ले लोगे? तो आप बोलोगे भैया फ्री का मिल रहा तो ले लेंगे। मेरे भाई आपको याद रखना चाहिए, दुनिया में एक वर्ड है लीगल टेंडर। क्या बोला हमने? लीगल टेंडर। इसका मतलब क्या होता है? लीगल टेंडर का मतलब होता है कि जो हमारे देश में एक तरीके से लीगली है। अब लीगल भी दो तरह के होते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब बोलोगे भैया ये तो हमने कभी जिंदगी में सुना नहीं है। बेटा जब भी तो कह रहे हैं इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी आपके जैसे हैं। तो सीधी सी बात है, लीगल टेंडर भी दो तरह के होते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो सीधी सी बात है, सरकार ने साफ साफ कह रखा है कि आप 1,000 रुपए तक के सिक्के ही किसी को पेमेंट कर सकते हो एक साथ, इससे ज्यादा पेमेंट कर सकते नहीं हो। तो यह है लिमिटेड लीगल टेंडर। है तो करेंसी लिमिट लीगल, लेकिन करेंसी को सिर्फ 1,000 से ज्यादा तुम क्या नहीं कर सकते, पेमेंट किसी को इस पे करेंसी सिक्कों में नहीं कर सकते। आप बोलोगे भैया हम तो कर देंगे, तो भाई कर दोगे वो अलग बात है, लेकिन ये लीगली है कि आप 1,000 से ज्यादा सिक्के की पेमेंट किसी को नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अब बात करें अनलिमिटेड लीगल टेंडर, वो है आपकी करेंसी। आप चाहे 10 करोड़ पेमेंट कर लो करेंसी से, करेंसी मतलब एक तरीके से नोटों से, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो पेपर में पूछे तो बता दोगे लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर दो तरीके से होता है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड मतलब सिक्कों से पेमेंट करनी सिर्फ 1,000 तक, और अनलिमिटेड मतलब कितनी पेमेंट कर सकते हो आप, किससे? नोट से। तो कैसा लगा मेरे भाइयों ये अलग जान के? अगर आपको किसी भी चीज को नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के और अपना जो है व्हाट्सएप नंबर वहां लिख देना, हम आपको नंबर सेंड, आपके नंबर पे आपको सेंड कर देंगे। चलो भाई अच्छा लगा तो भाई लाइक फॉलो कर देना, वही बार दोबारा बोलूंगा, अदरवाइज हम मिलते हैं बाद में। जय श्री राम।